है इसमें कि हमारे पास कोई एक ऐसा तरीका नहीं है जिसमें हम इंश्योर कर सकें कि जो प्रोसेस पहले वेट कर रहा था, जो पहले आया था, उसको भी जो है वो पहले उसको परमिशन मिले क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करने की। तो इसमें बाउंडेड वेटिंग की जो कंडीशन है ये थोड़ी सी वायलेट हो रही है, और ये जरूरी नहीं है कि हर दफा ऐसा हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है। इस वजह से ये कंडीशन जो है वो इसमें पूरी नहीं हो रही। बहरहाल इसका जब हम सेमाफोर का एक मॉडिफाइड वेरिएंट है, अगर हम वो देखेंगे तो उसमें जो है उसके ज़रिए ये मसला भी हल हो। इसमें डिस्कस तो नहीं किया गया, लेकिन अगर आप अपने जहन में रखें ये चीज़ और उसका मॉडिफाइड वर्जन जब हम पढ़ेंगे तो आप देखिएगा कि उसमें ये वाला इशू जो है वो भी रिजॉल्व हो जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि एटॉमिक ऑपरेशंस हैं और जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उस दौरान उसको रोका नहीं जा सकता, तो वो चीज़ बेसिकली अचीव कैसे की जाती है। तो जो हमारे पास ऐसे सिस्टम होते हैं जिनके अंदर एक ही प्रोसेसर लगा होता है, जिन्हें हम यूनी प्रोसेसर सिस्टम कहते हैं, वहाँ पे तो ये चीज़ अचीव की जाती है बाय ब्लॉकिंग द इंटरप्ट्स। तो हम इंटरप्ट्स को ब्लॉक कर देते हैं। जब वो इंस्ट्रक्शन या वो फंक्शन जो हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं जो एटॉमिक है, जैसे ही उसकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है तो इंटरप्ट जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं। इंटरप्ट्स को हम डिसेबल कर देते हैं, तो उस दौरान कोई भी इंटरप्ट उस प्रोसेस को रोक नहीं सकता। तो क्योंकि वो बहुत थोड़ा सा ड्यूरेशन होता है, लेकिन उस दौरान इंटरप्ट जो हैं वो ब्लॉक होते हैं। चाहे टाइमर इंटरप्ट भी उसको नहीं रोक सकता। अगर उसका टाइम स्लाइस भी खत्म हो रहा है तब भी वो ऑपरेशन वहां पे नहीं रुकेगा और वो कंप्लीट होगा ही होगा। उसके बाद जो है दोबारा जैसे ही वो ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो हम इंटरप्ट्स को दोबारा अनब्लॉक या इनेबल कर देते हैं। तो इस तरह से हम इसको एटॉमिक बनाते हैं अपनी इंस्ट्रक्शंस को या फंक्शंस को जो हमने एग्जीक्यूट करने होते हैं। और दूसरा, अगर मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट है हमारे पास, तो मल्टी प्रोसेसर इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, डेटा बस को ब्लॉक कर देते हैं। तो डेटा बस को ब्लॉक कर देते हैं, या फिर हम जो एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, यानी कि हम उसका कोई सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉल्यूशन जो हैं जैसे बैकरी एल्गोरिथम वगैरह वो यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेमाफोर के अंदर जो एक छोटी सी प्रॉब्लम आप लोगों को नजर भी आई होगी कि एक प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में एग्जीक्यूट कर रहा है तो दूसरे तमाम प्रोसेसेस जो हैं वो उस वेट फंक्शन के वाइल लूप के अंदर स्पिन कर रहे हैं। अब उस वाइल लूप के अंदर जब वो स्पिन कर रहे हैं उसे हम कहते हैं बिजी वेटिंग। जब वो कोई काम भी नहीं कर रहे और सीपीयू के साइकिल्स भी पूरे इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि जो भी उनको टाइम स्लाइस एलोकेट होता है उस टाइम स्लाइस को बेसिकली वो सीपीयू उस वाइल लूप के अंदर स्पिन करने में वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर वो वेस्ट ना किए जाते तो वो किसी दूसरे प्रोसेस के काम आ सकते थे, उससे कोई प्रोडक्टिव काम लिया जा सकता था। बट ये उनका उन वाइल लूप के अंदर स्पिन करना, दिस इज कॉल्ड बिजी वेटिंग। इसको हम स्पिन लॉक भी कहते हैं। स्पिन लॉक का मतलब ये है कि ये स्पिन कर रहे हैं और काम कुछ नहीं कर रहे। तो स्पिन लॉक वाले जो सेमाफोर्स हैं ये भी मतलब कुछ सिनेरियोज में ये भी यूजफुल होते हैं। ऐसे सिनेरियोज में जहाँ पे आपको लगता है कि जो क्रिटिकल सेक्शन की जो ड्यूरेशन है वो बहुत कम है, तो वहाँ पे स्पिन लॉक जो है वो यानी कि बहुत थोड़ी देर के लिए उसको वेट करना पड़ेगा प्रोसेस को, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमें लगता है ज़्यादा देर के लिए वेट करना है प्रोसेसेस ने, तो वहाँ पे जो है इनको इस्तेमाल करना कोई अच्छी टेक्निक नहीं है। तो दूसरा भी इनका हम अल्टरनेट भी देखते हैं कि इनका अल्टरनेट क्या है। अगर हम स्पिन लॉकिंग से बचना चाहते हैं तो फिर हमारे पास ऑप्शन क्या है, उसको भी अभी हम देखते हैं। वैसे स्पिन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स के अंदर तो स्पिन लॉक फिर भी हम अलाउ किया जा सकता है। यूनी प्रोसेसर सिस्टम के अंदर चूंकि एक ही प्रोसेसर है और उसी प्रोसेसर ने तमाम प्रोसेसेस की
जो एग्जीक्यूशन की रिक्वायरमेंट्स है उसमें पूरा करना है। तो अगर वो टाइम निकाल के अगर किसी एक प्रोसेस को दे रहा है और वो सारा का सारा टाइम सिर्फ स्पिनिंग में वेस्ट कर रहा है, तो यूनिप्रोसेसर सिस्टम के अंदर की बहुत अच्छा कंसिडर नहीं किया जाता। तो सेमाफोर का हम एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन देखते हैं, जिसमें हम ये बिजी वेटिंग या स्पिन लॉकिंग की जो कंडीशन है इसको हम खत्म करना चाह रहे हैं। तो टू ओवरकम द नीड ऑफ बिजी वेटिंग वी कैन मॉडिफाई द डेफिनेशन ऑफ द सेमाफोर। तो इसमें हम क्या करते हैं, when a process execute the wait operation and find that the semaphore value is not positive, it must wait। अगर जब तक सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी तब तक वो वेट करेगा। यानी कि यहाँ पे हमारे पास सेमाफोर की वैल्यू माइनस में जा सकती है, -1, -2, -3, -4, कुछ भी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है, और 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। However, rather than busy waiting, the process can block itself। लेकिन जिस प्रोसेस को जब वो चेक करेगा कि सेमाफोर की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो अपने आप को ब्लॉक कर लेगा। जैसे कोई प्रोसेस ब्लॉक एक सिस्टम कॉल है, जब भी कोई प्रोसेस ब्लॉक सिस्टम कॉल करता है तो उसको रेडी क्यू से निकाल दिया जाता है और वो वेटिंग स्टेट में चला जाता है, उसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है। और उसके बाद जैसे वो प्रोसेस सीपीयू से निकल जाता है, तो सीपीयू जो है वो कंट्रोल सीपीयू स्केजुलर के पास चला जाता है, शॉर्ट टर्म स्केजुलर के पास, और वो नेक्स्ट प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट कर देता है। तो इस तरह से हमारे पास उस वहाँ पे जो उसने वेट करने में टाइम वेस्ट करना था वो बच जाता है। लेकिन एक एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है उसकी कॉस्ट जरूर ऐड हो जाती है उसके अंदर। A process that is blocked waiting on a semaphore S should restart it। अब वो प्रोसेस उसने ब्लॉक तो कर लिया अपने आप को, क्योंकि ब्लॉक करने के लिए तो कुछ भी नहीं जाता है, एक सिस्टम कॉल है वो आपने एग्जीक्यूट करनी है। आप सीपीयू में इस वक्त एग्जीक्यूट कर रहे हैं, आपकी बारी है, आपने कोई भी लाइन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसने ब्लॉक की लाइन एग्जीक्यूट कर ली, वो ब्लॉक हो गया प्रोसेस। लेकिन कोई भी प्रोसेस खुद को अनब्लॉक नहीं कर सकता, क्योंकि अनब्लॉक करने के लिए भी कोई ना कोई सिस्टम कॉल होगी, वो भी आपको एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। तो आप जब खुद ही वेटिंग स्टेट में हैं तो आप कोई भी चीज एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं। इस वजह से कोई भी प्रोसेस अपने आप को ब्लॉक तो कर सकता है बाय कॉलिंग ब्लॉक सिस्टम कॉल, लेकिन अपने आप को अनब्लॉक नहीं कर सकता। तो उसको अनब्लॉक करने के लिए या वेकअप करने के लिए किसी दूसरे प्रोसेस की हमें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो द प्रोसेस इज रीस्टार्टेड बाय वेकअप ऑपरेशन। एक और हमारे पास सिस्टम कॉल है जिसे वेकअप कहते हैं, उसका नाम है वेकअप। और उसमें हम प्रोसेस की आईडी पास करते हैं कि इस प्रोसेस को हमने वेकअप करना है, तो वो उसको उस प्रोसेस को, यानी कि कोई दूसरा प्रोसेस उसके बिहाफ पे वेकअप कॉल करता है और उस प्रोसेस को जो है वो वेकअप किया जाता है। सर ये दोबारा समझा दें, लाइक जो एक हमारा वेट कर रहा है उसको वेट करेगा। जी, जिस प्रोसेस ने बेसिकली वेट कॉल किया था और वेट कॉल करने की वजह से वो प्रोसेस ने चेक किया कि सेमाफोर की वैल्यू तो नेगेटिव में है, तो मेरा ये ऑपरेशन मैं कंप्लीट नहीं कर सकता, तो उसने व्हाइल लूप में स्पिन करने की बजाय उसने ब्लॉक कॉल कर दिया। तो ब्लॉक कॉल उसने कर लिया, वो प्रोसेस ब्लॉक हो गया। लेकिन कोई एक प्रोसेस था जो क्रिटिकल सेक्शन में चला गया था जिसने सेमाफोर की वैल्यू 0 की थी। वो प्रोसेस इस वक्त अपने क्रिटिकल सेक्शन में है। जब वो प्रोसेस वहां से निकलेगा और एग्जिट सेक्शन में जाके उसने सिग्नल कॉल करना है, तो हम सिग्नल ऑपरेशन के अंदर कोई ऐसा कोड लिखेंगे जो उस ब्लॉक्ड प्रोसेस को वेकअप कर देगा। यानी कि वो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करके जा रहा है, वो जाते हुए उस प्रोसेस को वेकअप कर देगा जो वहां पे वेट कॉल करने की वजह से ब्लॉक हुआ था। इसका भी हम कोड देखते हैं आगे, इसका मॉडिफाइड वर्जन, उसमें आपको मज़ीद चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो ये देखें, ये हमारे पास अब ये हमारा मॉडिफाइड सेमाफोर है। पहले हमारे पास एक सिंपल इंटीजर वेरिएबल था, अब हमने इंटीजर वेरिएबल के साथ एक स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें वो इंटीजर वेरिएबल तो है ही, जिसमें सेमाफोर की वैल्यू हम स्टोर करेंगे,
साथ में हमने एक लिस्ट बना दी है स्ट्रक्चर्स की, एक प्रोसेस की लिस्ट का पॉइंटर हमने रख दिया है। इस सेमाफोर के माइनस या जीरो होने की वजह से जो जो प्रोसेस ब्लॉक होंगे उनको हम इस लिस्ट में ऐड करते जाएंगे, और फिर जब हम वेकअप करने की बारी आएगी तो इस लिस्ट से निकाल निकाल के प्रोसेसेस को हम वेकअप करते जाएंगे। तो बेसिकली हमारे पास एक वैल्यू है और एक पॉइंटर है जिसके अंदर हम ऐड करेंगे अपने प्रोसेसेस को जो हमारे ब्लॉक होंगे। अब देखें, वेट को भी हमने थोड़ा सा चेंज किया है, सिग्नल ऑपरेशन को भी थोड़ा। ये बेसिकली वेट और सिग्नल ऑपरेशंस वही हैं। हम जब इनको इस्तेमाल करेंगे तो हम इनको वेट और सिग्नल के नाम से इस्तेमाल करेंगे, और हमें पता भी नहीं होगा कि बैकएंड पे इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कौन से वाली है। क्या वो बिजी वेटिंग वाली इम्प्लीमेंटेशन की गई है, या ये क्यूज वाली इम्प्लीमेंटेशन, ब्लॉकिंग वाली जो इम्प्लीमेंटेशन है ये की गई, हमें नहीं पता। हम सिर्फ और सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि इनको दो तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। कि एक तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है जहां पे प्रोसेसेस जो हैं वो वेट कर रहे हैं, बिजी वेटिंग स्पिन लॉकिंग में, मतलब वो ब्लॉक कोई भी नहीं हो रहा, वो सिर्फ और सिर्फ जो जो प्रोसेस वेट कॉल कर रहा है वो उस वाइल लूप में स्पिन कर रहा है। और दूसरी इम्प्लीमेंटेशन ये हो सकती है कि जब वो प्रोसेस वेट कॉल करेगा तो अगर सेमाफोर की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो वो ब्लॉक हो जाएगा। तो ये दूसरे वाली इम्प्लीमेंटेशन है। हम सिर्फ इसको इम्प्लीमेंटेशन लेवल से सिर्फ देख रहे हैं। इस इम्प्लीमेंटेशन का हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जब हम कॉल कर रहे होंगे, जब हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने कोड में, हमने सिर्फ और सिर्फ इस वेट या सिग्नल का ऑपरेशन कॉल करना है, तो उस वक्त दोनों सेम ही काम कर रहे होंगे और हमें पता भी नहीं होगा कि बैकएंड पे कौन सी इम्प्लीमेंटेशन चल रही है। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि वो कि कौन सी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने बैकएंड पे की हुई है। लेकिन अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखें तो वेट ऑपरेशन को हमने क्या किया है, वेट में पहले हम वाइल लूप चेक करते थे, बाद में उसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट होता था। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हम उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर हम उसकी कंडीशन चेक कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हमने एक चीज आपको नजर आएगी, वहां पे वाइल लूप के अंदर कंडीशन थी इफ जो भी सेमाफोर है उसकी वैल्यू लेस और इक्वल टू जीरो। यहाँ पे सिर्फ लेस देन जीरो, क्योंकि हमने डिक्रीमेंट पहले कर दिया है। ठीक है, तो अगर तो उसकी सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है और हमने उसकी वैल्यू डिक्रीमेंट की है तो उसका मतलब है 0 हो गई। तो किसी ऐसे सेमाफोर के ऊपर हमने वेट कॉल किया जिसकी वैल्यू 1 है, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इज लेस देन 0 कंडीशन फॉल्स है, तो बस उसके लिए ऑपरेशन कंप्लीट और वो आगे चला जाएगा। यानी कि सेमाफोर की वैल्यू 1 होगी तो सिंपली उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी और प्रोसेस जो है वो आगे निकल जाएगा। लेकिन जिस प्रोसेस ने वेट कॉल किया और सेमाफोर की वैल्यू 0 हुई तो वो इसको क्या करेगा, माइनस माइनस करेगा, तो वो -1 हो जाएगी। उसके लिए -1 इज लेस देन 0 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो वो उस प्रोसेस को हम इस लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। ये वाली जो स्ट्रक्चर की हमने लिस्ट बनाई थी इसके अंदर ऐड करेंगे और वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक कॉल कर लेगा, तो वो प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगा। फिर अगला प्रोसेस आया, उसने भी वेट कॉल किया, सेमाफोर की वैल्यू -1 थी तो इसने -2 कर दिया, -2 इज लेस देन 0, वो भी ब्लॉक हो गया। तीसरा आया, उसने उसको माइनस माइनस किया, -3 हो गई, तो -3 लेस देन 0, वो भी ब्लॉक हो गई। यानी कि जितने प्रोसेस आते जाएंगे अब वो ब्लॉक होते जाएंगे। तो एक हमारे पास लिस्ट बन गई, लिंक लिस्ट बन गई, समझ लें एक क्यू बन गया। जितने भी प्रोसेसेस इस सेमाफोर के ऊपर वेट कर रहे हैं वो ब्लॉक होते जाएंगे। अब दूसरी तरफ सिग्नल में देखें तो जैसे ही वो प्रोसेस जो क्रिटिकल सेक्शन में था वो जाएगा, सिग्नल करेगा, तो सिग्नल में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम सिग्नल की वैल्यू जो सेमाफोर की उसको प्लस प्लस कर रहे हैं। तो अगर इसी एग्जांपल को लेके कंटिन्यू करें, सपोज हमारी इसकी वैल्यू जो थी वो -3 हो चुकी थी, तो उसने इसको प्लस प्लस किया तो ये -2 हो गई। -2 इज लेस और इक्वल टू 0, यस। जब तक ये वैल्यू लेस देन 0 रहेगी इसका मतलब है कोई ना कोई प्रोसेस अभी भी हमारे पास ब्लॉक लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो अगर कोई ना कोई प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में पड़ा हुआ है तो ये जाते कि वो क्या करेगा, उस प्रोसेस को उस लिस्ट से रिमूव करेगा और उसके लिए वेकअप कॉल कर देगा। अब वो प्रोसेस निकल गया, फिर कोई और प्रोसेस आया, उसने सिग्नल कॉल किया। सिग्नल कॉल किया तो उसने फिर प्लस प्लस की वैल्यू, पहले -2 थी, अब प्लस प्लस किया तो -1 हो गई। -1 हुई तो -1 इज लेस देन 0, इसका मतलब अभी भी कोई प्रोसेस है ब्लॉक लिस्ट में, वहां से निकालेंगे उसको, वेकअप कॉल कर देंगे। फिर सिग्नल कॉल हुआ
तो ये प्लस प्लस हुआ तो ये 0 हो जाएगी, 0 इज लेस और इक्वल टू 0, अभी भी कोई प्रोसेस ब्लॉक लिस्ट में उसको निकालेंगे, वेकअप कर देंगे। फिर प्लस प्लस करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, 1 इज लेस और इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब है कि हमारा लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो चुकी है। तो सिंपली हम इसकी सिग्नल जो है वो प्लस प्लस करेगा वैल्यू और ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सेमाफोर का बिहेवियर जो हमें नजर आएगा वो वही रहेगा, वेट और सिग्नल कि अगर मतलब वैल्यू 0 है तो सिग्नल उसको 1 कर देगा। अच्छा, एक और चीज ध्यान में रखें कि इसकी ये जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इन्हें हम बाइनरी सेमाफोर्स कहते हैं, जिनकी वैल्यू या 0 होती है या 1 होती है। तो ये वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जा सकती, यानी कि अगर कोई किसी सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, आप उसके ऊपर सिग्नल कॉल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 2 नहीं होगी, वो 1 ही रहेगी। 1 के ऊपर सिग्नल होगा तो वो 1 ही रहेगी। लेकिन 1 अगर वैल्यू है और उसके ऊपर आप सिग्नल कॉल कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपका जो आप कोड कर रहे हैं आप उसमें कोई गलती कर रहे हैं। मतलब ऐसा होना नहीं चाहिए कि सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है, आप फिर भी उसको सिग्नल भेज रहे हैं, उसको ओपन करने की कोशिश करें, क्योंकि वो ऑलरेडी ओपन है। तो फिर आपको अपने कोडिंग प्रैक्टिस जो है उसको देखना पड़ेगा कि आप कुछ ना कुछ गलत जगह पे सिग्नल जो है वो आप लगा रहे हैं। लेकिन टेक्निकली अगर आप उसको वो करें, सिंटैक्स एरर शायद वो नहीं आएगा आपको, लेकिन उसकी वैल्यू जो है वो 2 नहीं होगी। अगर 1 है तो वो 1 नहीं रहेगी। लेकिन 1 है तो आप वेट कॉल कर रहे हैं तो वो 0 हो जाएगी, 0 है तो वेट कॉल करेंगे तो ब्लॉक हो जाएगी। सर एक क्वेश्चन है, सर जो प्रोसेस है जो वेकअप हुआ होगा तो वो दोबारा से वेट एग्जीक्यूट करेगा या फिर वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में डायरेक्ट चला जाएगा? नहीं, उसका वेट कंप्लीट हो गया, वो दोबारा अब वो चूंकि इस वेट तो उसने ऑलरेडी कॉल किया हुआ है, यहाँ तक तो वो ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो वो जैसे ही अनब्लॉक होगा तो वो यहाँ से अपनी कंटिन्यू करेगा एग्जीक्यूशन, यहाँ से आगे इस ब्लॉक से नीचे क्योंकि कोई कोड नहीं है, इस वजह से ये उसका वेट ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा और वो सीधा क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। और मैंने जब आपको कहा था कि ज़हन में रखिएगा जब हम मॉडिफाइड वर्जन पढ़ेंगे इसका तो वो हमारा पिछला मसला जो है बाउंडेड वेटिंग वाला वो भी हल हो जाएगा। यहाँ पे इसको डिस्कस तो नहीं किया गया, लेकिन अगर आप इसको देखें जब हम क्यू बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, तो जब हम यहाँ से रिमूव करेंगे किसी प्रोसेस को लिस्ट से, तो हम उस प्रोसेस को अगर लिस्ट से रिमूव कर दें जो सबसे पहले आया था और उसके लिए वेकअप कॉल कर दें तो हमारा वो मसला जो है वो हल हो जाएगा। यानी कि कोई भी प्रोसेस जो दूसरी दफा आएगा और वो ब्लॉक होगा तो वो एंड में जाएगा सारे प्रोसेसेस से, तो जिसकी वजह से वो प्रोसेस एक ही प्रोसेस बार बार जो है वो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। और जो प्रोसेस सबसे पहले जिसकी रिक्वेस्ट आई होगी उसको हम रिमूव कर सकते, क्योंकि हम एक क्यू बना रहे हैं प्रॉपर, तो उसको हम क्यू के हेड से रिमूव करके उसको वेकअप करेंगे तो उससे हमारी बाउंडेड वेटिंग वाली कंडीशन जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। जी सर, आपने भी कही कि बाइनरी सेमाफोर है ये, लेकिन इसकी वैल्यू तो नेगेटिव में भी जा रही है, लाइक नेगेटिव और 1 के दरमियान रह रही है ना? जी, नेगेटिव में जा रही है। ये हमारा बेसिकली हमारी जो मॉडिफाइड वर्जन है उसमें हम जो मतलब यूं कह लें कि हमने एक चेंज किया, एक स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें हमने एक इंटीजर वेरिएबल रख लिया है। वो हमारा इंटीजर वेरिएबल जो है वो नेगेटिव में वैल्यू होल्ड कर रहा है। एक्चुअली हमारा सेमाफोर होल्ड नहीं कर रहा। उस सेमाफोर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो उसमें इंटीजर वेरिएबल बनाया है उसकी इंटरनल वर्किंग जो है उसमें हमने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है और वो नेगेटिव वैल्यू होल्ड कर रहा है। टेक्निकली अगर हम उसको हमें नहीं अगर पता होगा कि इसकी वैल्यू अगर हमें नहीं पता होगा कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कौन से वाली हुई है, तो हम जब सरफेस लेवल पे इसको देखेंगे तो हमारे लिए वो वैल्यू नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगी। ये तो सिर्फ इसकी इंटरनल वर्किंग है जिसमें हमने ये इम्प्लीमेंट करना था, अपना बिजी वेटिंग वाली चीज खत्म करके क्यू इम्प्लीमेंट करना था, उसके लिए हमने ये किया है। एक्चुअल में बाइनरी जब आप सेमाफोर बनाएंगे तो उसको आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 या 1 ही रहेगी। मतलब ये इम्प्लीमेंटेशन तो आपसे एब्स्ट्रैक्ट होगी ना, आपको नहीं पता कि वो किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ।
लेकिन हम अभी काउंटिंग सेमाफोर पढ़ेंगे, शायद आज उस तक हम ना पहुंच सकें। अगली क्लास में हम काउंटिंग सेमाफोर पे जाएंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू जो है वो हो सकती है प्लस माइनस में भी हो सकती है। अच्छा, ये जो हमने वेकअप ऑपरेशन परफॉर्म किया है और ब्लॉक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, ये दोनों बेसिकली सिस्टम कॉल्स हैं हमारे पास। ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल सिस्टम कॉल्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया है, और दोनों का मैंने आपको बता दिया। ब्लॉक ऑपरेशन जो है वो सस्पेंड कर देती है प्रोसेस को, और जो भी इसको इन्वोक करे, और वेकअप ऑपरेशन जो है वो उस प्रोसेस को वापस रिज्यूम कर देता है। और द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एस जो है वो इंडिकेट कर रही है कि कितने प्रोसेसेस हमारे पास इस वक्त उस सेमाफोर के ऊपर वेट कर रहे हैं जो ब्लॉक हुए हैं। और पॉइंटर जो है उसमें हम प्रोसेसेस जितने भी होंगे क्यू में, उनके पीसीबी जो है उस क्यू में हम ऐड करते जाएंगे। एंड बिजी वेटिंग की सिचुएशन जो ये भी हम बात पहले कर चुके हैं कि जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन बहुत छोटे होंगे वहाँ बिजी वेटिंग एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि जब अगर हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करेंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी भी पड़नी है। तो अगर उतना को टाइम ही बिजी वेटिंग हो रहा है तो फिर ज़्यादा बेहतर है कि हम वेट ही कर लें, बजाय इसके कि एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हम ऐड करवाएं। और जहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन लॉन्ग होते हैं वहाँ पे जो बिजी वेटिंग वाला सिनेरियो है वो हमारा थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। वहाँ पे ये क्यू वाला जो वेटिंग वर्जन है हमारा वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता है। अच्छा, अब हम देखते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स जहाँ पे हम सेमाफोर्स को यूज करते हुए जहाँ हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। वो भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम्स ही हैं, लेकिन अभी तक हमने सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन की एक ही प्रॉब्लम पढ़ी थी जिसे हमने क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कहा था। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के अलावा भी सिंक्रोनाइजेशन की बहुत सारे सिनेरियोज हो सकते हैं। तो एक तो सबसे पहली और बहुत सिंपल एग्जांपल, ये एग्जांपल अक्सर मैं आपको क्लास में भी सिंक्रोनाइजेशन के बारे में मैंने एक दो दफ़ा दी है, अगर आपको याद हो। फॉर एग्जाम्पल, डेट यू वांट टू एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट बी इन प्रोसेस बी जे। हमारे पास एक प्रोसेस पी जे है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट बी है। हम चाहते हैं कि वो बाद में एग्जीक्यूट हो किसके, स्टेटमेंट ए के जो प्रोसेस पी आई के अंदर है। यानी कि ए स्टेटमेंट एक प्रोसेस के अंदर स्टेटमेंट ए है, एक प्रोसेस के अंदर स्टेटमेंट बी है। हम कहते हैं कि दूसरे प्रोसेस के अंदर बी स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट हो और पी आई प्रोसेस के अंदर जो ए स्टेटमेंट है वो पहले एग्जीक्यूट हो। अगर आपको याद हो तो मैं इस तरह की एग्जांपल मतलब हमने बनाई थी कि सपोज दो प्रोसेस हैं, एक ने एक अपने कोड के अंदर कहीं एक फाइल क्रिएट करनी है और दूसरे प्रोसेस ने उस फाइल को ओपन करके उस पर कुछ राइट करना है सपोज। तो अगर जिस प्रोसेस ने फाइल ओपन करनी है वो प्रोसेस पहले पहुंच जाता है और फाइल अभी तक क्रिएट नहीं हुई, तो एरर अकर हो सकता है, एक्सेप्शन अकर हो सकती है, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो सकता है। तो हम चाहेंगे कि हमेशा हमारा वो प्रोसेस उस लाइन को पहले एग्जीक्यूट करे जिसने फाइल क्रिएट करनी है, और दूसरा प्रोसेस उस लाइन को बाद में एग्जीक्यूट करे जिसने उस फाइल को ओपन करना है और उसमें कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इसी तरह से इस एग्जांपल को आप उसी से मैप कर सकते हैं कि एक स्टेटमेंट जो है उसको हम चाहते हैं कि ये बाद में एग्जीक्यूट हो, दूसरी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो। तो इसको हम सेमाफोर के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने एक सेमाफोर एस लिया है, उसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। तो जो स्टेटमेंट हमारी जो ए स्टेटमेंट है ये तो इंडिपेंडेंट है, इसके ऊपर हमने कोई वेट नहीं लगाया। हमने बी को ए के ऊपर डिपेंडेंट करना है, तो हमने बी स्टेटमेंट के ऊपर वेट लगा दिया कि अगर ये प्रोसेस बिलफर्ज पहले पहुंच भी जाता है तो चूंकि हमने एस की सेमाफोर की इनिशियल वैल्यू 0 रखी है, इस वजह से जब इसके ऊपर वेट कॉल होगा इस सेमाफोर के ऊपर तो ये प्रोसेस अपने उस वेट के वाइल लूप में रुक जाएगा, वेट करेगा, स्पिन करेगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रोसेस इसको आगे नहीं, ये सेमाफोर इस प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ने देगा, बी स्टेटमेंट तक नहीं पहुंचने देगा। कब तक? जब तक ए दूसरा प्रोसेस जो है वो अपनी ए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इसको सिग्नल नहीं कर देता।
तो रिगार्डलेस कोई भी पहले पहुंचे, लेकिन ये ऑर्डर इनका हमेशा जो है वो यही रहेगा कि ए स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद ही बी एग्जीक्यूट हो सकती है, अदरवाइज वो पहले एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब सपोज करें ए प्रोसेस पहले, पीआई प्रोसेस जो है वो पहले ए स्टेटमेंट तक पहुंच गया, तब भी कोई इशू नहीं। इसने ये पहले पहुंचा यहाँ पे, इसने सिग्नल कर दिया एस को, एस पहले 0 था, ये 1 हो गया। ये जब बाद में यहाँ पहुंचा और इसने एस के ऊपर वेट कॉल किया तो एस तो ऑलरेडी 1 था, इसने सिंपली एस की माइनस माइनस किया और बी स्टेटमेंट नीचे आके बी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया। यानी कि अगर ए पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है और बी बाद में पहुंचा है तो फिर बी को बिल्कुल भी यहाँ वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा आके बी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर बी पहले पहुंचा है तो फिर चूंकि सेमाफोर 0 है एस, तो इसको यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे वेट करेगा, और कब तक वेट करेगा? जब तक पहला प्रोसेस जो है वो ए स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद इस सेमाफोर को सिग्नल नहीं कर देता। गॉट इट? यस सर। अगली एग्जांपल पे चलते हैं। वी वांट टू इंश्योर, यहाँ पे हम वही सिनेरियो है, हमारे पास स्टेटमेंट्स 3 हो गई हैं, तो 3 स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास। हम चाहते हैं कि S1 जो स्टेटमेंट है वो बाद में चले S2 के और S2 बाद में चले S3 के, यानी कि पहले S3 चले, उसके बाद S2 चले और S2 के बाद S1 चले। ये है एक सिनेरियो है, इसको हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1, P2, P3, तीनों के अंदर 3 स्टेटमेंट्स हैं, S1, S2, S3। अब इसी तरह से आपने 3 प्रोसेसेस बना लेने हैं, 3 स्टेटमेंट्स लिख लेनी है। उसके बाद आपने इनके ऊपर और नीचे वेट और सिग्नल्स को एडजस्ट करना है। किस तरह से आप एडजस्ट करेंगे ताकि ये ऑर्डर हमेशा हर सूरत में इसी ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो। तो यहाँ पे हमने 2 सेमाफोर्स यूज किए हैं, S0, S1 और S2, दोनों को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब देखिए P3 के ऊपर हमने कोई वेट नहीं लगाया क्योंकि P3 किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो P3 की एग्जीक्यूशन हमने रखी है कि ये जब भी S3 पर पहुंच जाए हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन P1 और P2 के ऊपर हमने सेमाफोर्स के S1 और S2 के ऊपर वेट कॉल कर दिया, ताकि अगर P1 पहले पहुंच जाए तो जब तक P2 एग्जीक्यूट नहीं होता, इसने एग्जीक्यूट नहीं होना, इस वजह से इसके ऊपर हमने एक सेमाफोर लगा दिया S2 कि तुम यहाँ पे वेट करो, क्योंकि इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 है तो ये यहाँ पे वेट करेगा। इसी तरह प्रोसेस P2 के ऊपर अगर ये पहले S2 के ऊपर अपने स्टेटमेंट के ऊपर पहुंच जाता है तो उससे पहले हमने एक लाइन ऊपर इसके लिए भी वेट कॉल कर दिया है ऑन अदर सेमाफोर S1। अच्छा, यहाँ पे अब ये सेम हो गए S1 और S1, यानी कि स्टेटमेंट का नाम भी S1, S2, S3 है और सेमाफोर के नाम भी S1, S2 है। तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कंफ्यूजन से बचने के लिए, आप सेमाफोर के नाम को A और B रख लें, ठीक है। तो अब ये दोनों जो P1 और P2 प्रोसेसेस हैं, इनके अंदर जो सेमाफोर्स हैं ये इनको इनकी वैल्यू 0 होने की वजह से आगे नहीं जाने देंगे, S1 और S2 स्टेटमेंट तक एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे उनको। तो होगा क्या, सबसे पहले S3 जब भी अपनी मर्जी से घूमता घुमाता आएगा, जब वो अपनी स्टेटमेंट S3 एग्जीक्यूट करेगा तब तक ये दोनों प्रोसेस अगर उससे पहले पहुंच भी जाते हैं, अगर नहीं पहुंचते तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर पहुंच भी जाते हैं तो ये दोनों यहाँ पे अपने अपने इन वेट सेमाफोर्स के ऊपर वेट कर रहे होंगे। तो जैसे ही S3 जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, हम सिग्नल कर देंगे उस सेमाफोर को जिसके ऊपर हमारा प्रोसेस P2 वेट कर रहा है। क्योंकि इस वक्त प्रोसेस P2 S1 सेमाफोर के ऊपर वेट कर रहा है तो हमने S1 को सिग्नल कर दिया। सपोज यहाँ अगर A होता तो यहाँ हम A को सिग्नल कर देते कि भाई तुम इस वाले को जो है वो सिग्नल कर दो, इसकी वैल्यू प्लस प्लस कर दो ताकि इसका वेट खत्म हो जाए। तो इसका वेट अब खत्म हो जाएगा, ये उसकी वैल्यू वापस 0 करके नीचे आके अपनी जो स्टेटमेंट है S2 उसको एग्जीक्यूट कर देगा। जब S2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा उसके बाद इसने उस सिग्नल को उस सेमाफोर को सिग्नल करना है जिसके ऊपर S1 वाला प्रोसेस जो है, स्टेटमेंट S1 जिसके अंदर है वो प्रोसेस जिसके ऊपर वेट कर रहा है। तो सपोज ये अगर B होता तो हम सिग्नल कर देते B को कि इसने इस सेमाफोर को सिग्नल कर दिया है ताकि इसका वेट खत्म हो और इसका वाइल लूप खत्म हो, टर्मिनेट हो जाएगा। फिर ये नीचे आके S2 को वापस 0 कर देगा और बाहर निकल के S1 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसमें ऑर्डर क्या बनेगा, सबसे पहले S3 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद S2 एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद S1 एग्जीक्यूट होगा।
ओ जी, सर ये P2 के नीचे वेट के अंदर S1 क्यों सेमाफोर आ रहा है? यहाँ पे जी यार वो सेमाफोर का नाम S1 है ना, हम इसको चेंज कर देते हैं यार, आप लोगों की कंफ्यूजन से बचने के लिए। S1 का उस स्टेटमेंट S1 से कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको A कर देते हैं, इसको B कर देते हैं, ठीक है। दो हमारे पास सेमाफोर है A और B, दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेमाफोर A यहाँ पे A को सिग्नल कर रहा है, यहाँ हम सेमाफोर B लगा देते हैं और ये इसको सिग्नल करेगा B को, ठीक है। अब ये देखें, ये प्रोसेस जब चलेगा S3 ऊपर इसका कुछ कोड हो सकता है वो एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद S3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा और फिर ये सिग्नल कर देगा उस सेमाफोर को जिसकी वजह से S2 के ऊपर जो है वो प्रोसेस वेट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये A के ऊपर वेट कर रहा है, तो ये इस A को सिग्नल कर देगा कि S3 चूंकि मैं एग्जीक्यूट हो गया हूँ, अब तुम एग्जीक्यूट हो सकते हो, तो इसको सिग्नल कर देगा, इसका वेट खत्म होगा, ये S2 एग्जीक्यूट करेगा। जैसे ये एग्जीक्यूट होगा तो ये सिग्नल कर देगा इस सेमाफोर को जिसके ऊपर S1 वाला प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है। सर ये जहाँ पे B लिखा हुआ है वहाँ पे A भी आ सकता था और जहाँ पे A लिखा है वहाँ पे B भी आ सकता था। हाँ जी, अगर ये चेंज होता तो ये दोनों जगह ही चेंज होना था। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ A कर दें और यहाँ B कर दें, तो ये तो सारा काम खराब हो जाएगा। इसमें क्या ऑर्डर बन रहा है, इसमें पहले S3 चलेगा S1 S2 और S3 S1 को सिग्नल करेगा और S1 चलेगा, और S1 तो किसी को सिग्नल नहीं कर रहा, तो ये तो सारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। इस वजह से ये यस आपने सही कहा कि B की जगह A और A की जगह B आ सकता है, ये इन दोनों में कोई मसला नहीं, क्योंकि दोनों को हमने 0 से इनिशियलाइज किया है, इस वजह से दोनों एक ही जैसे हैं। हाँ, जहां पे हमें 2 या 3 सेमाफोर यूज करने पड़ेंगे या 2 यूज करें, जहां पे एक को हमने 1 से इनिशियलाइज किया है, एक को 0 से इनिशियलाइज किया है, किसी वजह से उसकी भी जरूरत पड़ेगी आगे, अभी हम देखते हैं। तो फिर हम जहां 1 वाला लगाना है वहां 1 वाला ही लगाएंगे और जहां 0 वाला लगाना है वहां 0 वाला ही लगाएंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि दोनों बराबर हैं, जहां मर्जी A लगा दो, जहां मर्जी B लगा दो, तो चूंकि दोनों 0 से इनिशियलाइज हो रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू आर राइट, ठीक है जी सर। चलें आगे चलते हैं। पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको कुछ अंदाजा हो जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो आ सकते हैं पेपर में, क्विज में, तो कुछ वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर मल्टीपल थ्रेड्स। सपोज मल्टीपल थ्रेड्स हैं हमारे पास जो 2 फंक्शंस एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और 2 फंक्शंस क्या हैं, एक फंक्शन जो है A प्रिंट कर रहा है और एक फंक्शन जो है वो B प्रिंट कर रहा है, और दोनों जो है वो अब यूं समझ लें कि इनफाइनाइट लूप के अंदर लगे हुए हैं, जो कि एनी नंबर ऑफ A और एनी नंबर ऑफ B जो है वो प्रिंट कर सकते हैं। यानी कि A प्रिंट किया जा रहा है एक फंक्शन, दूसरा B प्रिंट किया जा रहा है। अब वो लगे हुए हैं A और B इसको प्रिंट करने के लिए। अब हमने इनको आपस में सिंक्रोनाइज करना है, उनकी एग्जीक्यूशन को इस तरह से सिंक्रोनाइज करना है कि वो जो स्ट्रिंग प्रिंट करें वो सब स्ट्रिंग AB बने, यानी कि AB प्रिंट करें, वो एग्जैक्टली अल्टरनेटिवली एग्जीक्यूट हो। एक दफा A प्रिंट हो तो फिर एक दफा B प्रिंट हो, फिर A प्रिंट हो, फिर B प्रिंट हो, फिर A फिर B, और ये जितनी मर्जी लंबी स्ट्रिंग जो है वो बनाते जाएं, लेकिन सारी की सारी स्ट्रिंग जो है वो AB के कॉम्बिनेशन में हो। अब हमने ये काम करना है, तो 2 थ्रेड्स हैं हमारे पास, दोनों के अंदर सपोज ये fun1 फंक्शन है जो A प्रिंट कर रहा है, fun2 फंक्शन है जो B प्रिंट कर रहा है। तो हमने अज्यूम कर रहे हैं ये वाइल लूप में चल रहा है, ये भी वाइल लूप में चल रहा है, या बाज़-औक़ात यहाँ पे आप वाइल 1 भी लगा सकते हैं कि फंक्शन की बजाय यहाँ फंक्शन के अंदर जो है लगा रहे हैं वाइल 1, कि ये पूरा का पूरा ये कोड जो है ये इनफाइनाइट लूप में चल रहा है। यहाँ पे भी वाइल 1 लगा लें कि ये भी पूरा कोड जो है इनफाइनाइट लूप के लिए अंदर जो है वो चल रहा है। अब करना क्या, करना हमने ये है कि इनको सेमाफोर्स इस तरह से प्लेस करने हैं कि पहले A प्रिंट हो, उसके बाद B प्रिंट हो, फिर A फिर B फिर A फिर B।
अब हमने दो सेमाफोर्स ले लिए, एक S1 S2। S1 को हमने 1 से इनिशियलाइज कर लिया, S2 को 0 से इनिशियलाइज कर लिया। अब ये देखें यहाँ पे S1 को जो है वो स्पेशल पर्पस के लिए 1 से इनिशियलाइज किया गया है, क्योंकि हमारा पहले ए जो है लेटर उसने प्रिंट होना है। इस वजह से इसको हमने अलाउ करना है कि ये पहली दफा हमने इसके ऊपर वेट लगा दिया S1 के ऊपर, कि पहली दफा ये इस वेट से गुजर के ए तक पहुंच जाए। अगर हम इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते, इसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते, ये वेट करता है S1 के ऊपर, ये वेट करता है S2 के ऊपर, दोनों हमेशा डेडलॉक हो जाता ना अगर हम ना करते उसको 1। सॉरी सर, अगर हम वही S1 को अगर हम 1 ना करते तो फिर वो डेडलॉक हो जाते ना दोनों। डेडलॉक, बिल्कुल बिल्कुल डेडलॉक अगर हो जाता है, ये S2 के लिए वेट करता रहता, वो S1 के लिए वेट करता रहता, दोनों को कोई भी सिग्नल करने वाला नहीं होना था। इस वजह से दोनों ने इनफाइनाइट टाइम के लिए वेटिंग में, यानी कि डेडलॉक सिचुएशन में चले जाना। इस वजह से हमने S1 को 1 रखा है। तो ये पहले ये 1 होगा, ये इसको 0 करेगा, आके A प्रिंट करेगा और उसके बाद S2 को सिग्नल कर देगा। S2 चूंकि 0 है, अगर ये पहले पहुंच जाता तो ये यहाँ पे वेट करेगा। ये S2 को सिग्नल करके वापस आ जाएगा। दोबारा अगर ये A को दूसरी दफा प्रिंट करने की कोशिश करेगा तो ये S1 इसको आगे नहीं जाने देगा, क्योंकि ये S1 0 हो चुका है। चूंकि S1 0 हो चुका है तो 0 के ऊपर जब सेमाफोर के ऊपर वेट करेंगे तो ये इसको यहाँ रोक लेगा। तो अब ये S2 को सिग्नल मिल चुका है, S2 की वैल्यू 1 हो गई, इसकी कंडीशन फॉल्स हो गई, आगे आ गया, इसने B प्रिंट कर दिया। B प्रिंट करने के बाद इसने सिग्नल कर दिया S1 को। अब S1 जो है वो उसका वेट खत्म हुआ तो वो दोबारा A प्रिंट करेगा, वो इसको, यानी कि A वाला फंक्शन जो है A प्रिंट करके B को सिग्नल कर देगा और B वाला B प्रिंट करके A को सिग्नल कर देगा। दोनों एक दूसरे को सिग्नल करते रहेंगे, तो एक दफा A, एक दफा B, एक दफा A, एक दफा B प्रिंट होता रहेगा। यही अगर हमें सिनेरियो करना होता कि आप इसी सेम यही सिचुएशन है, लेकिन आपने BA प्रिंट करवाना है, तो फिर आप क्या करते? फिर आप S1 को इधर लगाते, S2 को इधर लगाते, या फिर आप S1 को 0 से इनिशियलाइज कर देते और S2 को 1 से इनिशियलाइज कर देते, ताकि ये प्रोसेस पहले चले और B पहले प्रिंट हो, A बाद में, फिर BA। सेम यही कोड रहता, सिर्फ और सिर्फ आप इनिशियलाइजेशन यहाँ 1 की बजाय 0 और यहाँ 0 की बजाय 1 कर देते, तो ये BA जो सबस्ट्रिंग थी वो प्रिंट होने लग जाती। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है, इसी सेम यही सिनेरियो है, यही दो फंक्शंस हैं, एक A प्रिंट कर रहा है, एक B प्रिंट कर रहा है। आपने इन्हीं दो फंक्शंस को यूटिलाइज करते हुए अब सबस्ट्रिंग बनानी है A। तो क्या ख्याल है आपके जहन में, किसी के जहन में कोई सॉल्यूशन आता है, क्या करेंगे इसका? सर मतलब 2 थ्रेड से करना है या फिर हमने दो B हैं वो अलग अलग एक थ्रेड से आएगा? नहीं, बी ऐसे ही, मतलब जो कोर इम्प्लीमेंटेशन है उस फंक्शन की, उसको चेंज नहीं करना हमने। यहाँ पे A और B जो है ये तो सिर्फ और सिर्फ सिंबॉलिकली आपने रिप्रेजेंट किए हुए ना। यहाँ पे A कोई एक सेट ऑफ ऑपरेशन है, 100 लाइन का कोड हो सकता है, B एक सेट ऑफ जो है वो ऑपरेशंस हैं, वो 200-500 लाइन का कोड हो सकता है। तो इसमें पर्पस A या B को प्रिंट करना नहीं है, इसमें पर्पस दो अलग अलग ऑपरेशंस को आपस में सिंक्रोनाइज करना है। तो फंक्शन 1 में एक और वेट लगाते हैं S3 के साथ, और वो फंक्शन B में सिग्नल होगा, एक और वेट लगा देंगे और जो है तो फिर वो जब A प्रिंट होगा तो दोनों को सिग्नल कर देगा, दोनों खुल जाएंगे। सर ये जो T1 आपने जो बनाया, इसमें आपने सिग्नल S2 जहाँ पे लिखा है, इसके बाद अगर हम एक और सिग्नल लगा दें, तो सिग्नल मैं आपको बता चुका हूं कि सिग्नल के ऊपर सिग्नल नहीं हो सकता। अगर सेमाफोर की वैल्यू ऑलरेडी 1 है तो उसको दोबारा सिग्नल करेंगे, वो 1 ही रहेगी, 2 नहीं होगी। वो तो मैं पहले आपको बता चुका हूं। कोई और सोल्यूशन? सर एक काउंटर यूज कर लेंगे, जब तक वो 2 नहीं होता तब तक वेट खुलेगा नहीं। यस, ये कर सकते हैं हम कोई इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं, हम काउंटर रख सकते हैं, हम कोई स्विच स्टेटमेंट लगा सकते हैं, ये हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं। ये हम नहीं कर सकते कि आप जैसे ये बड़े बेहुदा किस्म के सोल्यूशन हो जाएगा अगर कोई कहे कि सर हम सी आउट बी 2 दफा कर देते हैं, या कोई कहे सर हम सी आउट डबल बी कर देते हैं इकट्ठे ही एक ही स्टेटमेंट में।
या कोई कहे सर हम ये करते हैं कि हम फॉर लूप लगा देते हैं या इसके अंदर एक वाइल लूप लगा देते हैं कि या फॉर लूप लगा देते हैं जिसको 2 दफा काउंट जो है वो इंट i लेस देन 2 तक चला देते हैं। ऐसा नहीं है, आपने इसकी कोर जो फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन है उसको नहीं छेड़ना, वो सिर्फ और सिर्फ a और b यहाँ पे सिंबॉलिकली आपने दिए गए हैं। यहाँ पे पूरा पूरा कोड होगा, एक पूरे किसी ऑपरेशन कोई एक फीचर होगा कोई, तो उसका पूरा कोड यहाँ पे होगा a और b की जगह। आपने उन 2 फीचर्स को आपस में उनके एग्जीक्यूशन को सिंक्रोनाइज करना है। तो यस, काउंटर वाला जो आपका सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक है, आप काउंटर लगा सकते हैं यहाँ पे। काउंटर को फिर आगे किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है आपने, वो भी आपकी डिफरेंट लॉजिक्स हो सकती हैं। कोई बंदा कहता है जी हम काउंटर को 0 से इनिशियलाइज कर लेते हैं और फिर उसको हम 2 तक चलाते हैं, कंडीशन लगा देते हैं कि जब 2 हो जाए तब a को सिग्नल भेजे, और अगर 2 नहीं होता 1 है तो वो अपने आप को सिग्नल भेजे, और जैसे ही a को सिग्नल भेजे काउंटर को वापस हम 0 कर दें। ये भी हो सकता है। कोई कहता है जी काउंटर को हम 2 से इनिशियलाइज कर देते हैं और हर दफा b प्रिंट होने पे हम उसको डिक्रीमेंट करते जाएंगे, और जैसे ही 0 हो जाएगा हम कंडीशन लगाएंगे कि काउंटर 0 है तो a को सिग्नल कर दो। यस, ये भी ठीक है। इस तरह डिफरेंट टाइप की जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन दी गई है, ये जरा टेक्स्ट ज्यादा है इस स्लाइड के अंदर, मैंने इसको थोड़ा जूम आउट किया है। अब यहाँ पे भी हमने पहले वाले फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, सेम वही S1 वही S2 वेट और दरमियान में C आउट। इसका क्योंकि A पहले प्रिंट होगा इस वजह से इसका जो सेमाफोर है उसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ चेंज नहीं है। दूसरे वाले में देखें हमने क्या किया है, जैसे हमने वेट लगाया S2 उसके बाद काउंटर प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे भी कर सकते हैं, C आउट B के बाद भी काउंटर प्लस प्लस कर सकते हैं, एक ही बात है। तो हमने काउंटर प्लस प्लस करके B को प्रिंट किया, फिर हमने यहाँ पे B काउंटर के ऊपर जो है वो मॉडुलस ले लिया 2, तो इसमें हमें बार बार काउंटर को दोबारा री इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपका री इनिशियलाइज भी कर रहे हैं उसको, वो भी आपकी लॉजिक ठीक है, वो तो लॉजिक हर बंदे ने अपनी अपनी लगानी है, उसका कोई इशू नहीं है। तो इसमें ये क्या होगा कि अगर काउंटर की वैल्यू 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो फिर वो सिग्नल कर देगा S1 को, अदरवाइज वो अपने आप को सिग्नल कर देगा। ये भी जरूरी है, अपने आप को सिग्नल करना, S2 को सिग्नल करना भी जरूरी है। अदरवाइज अगर हम S2 को सिग्नल नहीं करेंगे तो आइट्रेशन तो वापस ऊपर आ जाएगी, लेकिन S2 तो चूंकि 0 हो चुका है तो वो खुद भी यहां आके फंस जाएगा। ठीक है, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एक आइट्रेशन गुजरी है तो अब उस आइट्रेशन के बाद ये भी 0 है, ये भी 0 है, या इसको हमने 1 करना है या हमने इसको 1, दोनों में से किसी एक को हमें सिग्नल करना पड़ेगा, तभी अगली आइट्रेशन चलेगी। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर तो 2 हो चुका है काउंटर, तो फिर आप इसको ना खोलो, फिर आप इसको खोल दो, यानी कि इसको सिग्नल कर दो S1 को, ताकि A प्रिंट हो जाए उसके बाद। लेकिन अगर अभी काउंटर 1 है या 3 है या 5 है या 7 है, फिर आप S1 को सिग्नल ना करो, फिर आप वापस S2 को ही सिग्नल कर दो, ताकि ये आइट्रेशन दोबारा चले तो ये ओपन हो। तो S2 जो है वो 1 होगा तो वो ओपन होगा, तो वो इसको 0 करके वापस नीचे आके B प्रिंट कर देगा। जी, समझ आई? और कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ तक? तो इस तरह के कई क्वेश्चंस जो हैं वो बन सकते हैं। डबल A डबल B प्रिंट किया जा सकता है, 4 दफा A 4 दफा B, 3 दफा A 2 दफा B, कुछ भी इसके कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 2 से ज्यादा जो है वो लेटर्स आ सकते हैं, A B की बजाय A B C आ सकता है। तो बहुत सारे इसके ऑप्शन जो हैं वो हो सकते हैं। जी आलियान कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर मिड का सिलेबस बता सकते हैं? जी, मिड का सिलेबस जो हमारा ये चैप्टर है सिंक्रोनाइजेशन वाला, ये कंप्लीट होगा, यानी कि स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स, थ्रेड्स और सिंक्रोनाइजेशन, ये 3 चैप्टर्स में शामिल होंगे। सेमाफोर्स भी आएंगे कंप्लीट? जी, सेमाफोर्स भी होपफुली, अगर नहीं होंगे तो मैं आपको बता दूंगा। इट डिपेंड्स कि बाकी सेक्शन जो है वो कहाँ तक पहुंचे। अभी हमारी मीटिंग नहीं हुई, तो मीटिंग होती है तो आई होप कि ये कंप्लीट होगा। अगर नहीं होगा, कोई चीज एक्सक्लूड होगी, तो फिर वो सारे सेक्शंस के लिए ही होगी, फिर वो मैं आपको भी इन्फॉर्म कर दूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सर। ये काउंटर के अलावा हो सकता है? काउंटर के अलावा क्या ज़हन में आ रहा है आपके? सर अगर काउंटर तो हमने एक वेरिएबल बना लिया ना, जिसके बेस पे हम सिग्नल कॉल कर रहे हैं, इसके अलावा हम डायरेक्टली अगर सिग्नल कॉल करके तरीका हो सकता है?
हो सकता है एक मेथड, लेकिन वो अभी हमने पढ़ा नहीं है। उसमें हम काउंटिंग सेमाफोर लगा सकते हैं। हम सेमाफोर के अंदर है मतलब अभी हम बाइनरी सेमाफोर यूज कर रहे हैं ना, S1 और S2। S1 और S2 को हम 1 से ज्यादा ऊपर भी ले जा सकते हैं, 2, 3, 4 भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो बाइनरी सेमाफोर की नहीं हो सकती, वो काउंटिंग सेमाफोर की हो सकती है। तो हम काउंटिंग सेमाफोर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन वो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। उसके अलावा तो आपकी मतलब कोडिंग स्टाइल है ना, आप कोई फ्लैग रख सकते हैं या कोई अल्टीमेटली आपको इफ एल्स कंडीशन तो लगानी ही पड़ेगी। तो इस तरह का ही कोई ना कोई लॉजिक आप थोड़ी कॉम्प्लेक्स करके बिल्ड करना चाहें तो आप बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन आप जो दूसरा वे या दूसरा तरीका पूछ रहे हैं तो वो एक हो सकता है, लेकिन वो काउंटिंग सेमाफोर का है, वो अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। लेकिन वो अगर आता है तो हाँ वो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। जो प्रॉब्लम जिस पार्ट से क्वेश्चन बनेगा ना, अगर आप उसको उसी लिहाज से सॉल्व करें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर आप काउंटिंग सेमाफोर को इसके अंदर। बाइनरी सेमाफोर में मेरे ख्याल में ये ज्यादा आसान आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसने 0 होना है या 1 होना है, तो इस तरह से आपने लॉजिक बिल्ड करके इसको बना लिया। लेकिन कोई बंदा इसको कॉम्प्लेक्स वे में सॉल्व करना चाहता है और सोल्यूशन ठीक है तो ठीक है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, हम उसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के सोल्यूशन हम मतलब इससे मिलते जुलते हम अगले लेक्चर में हमने पढ़नी है क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन की कुछ प्रॉब्लम्स। तो वहां पे क्लासिकल प्रॉब्लम्स जो है सिंक्रोनाइजेशन की, उसके अंदर हम काउंटिंग सेमाफोर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो इंशाल्लाह देखेंगे अगली क्लास में। अच्छा जी, हेडिंग टुवर्ड द एंड, सेमाफोर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि प्रॉब्लम है, वो उसी को घुमा के बताया गया, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो सेमाफोर्स इस्तेमाल होने हैं, जाहिर है जब मल्टीपल प्रोसेसेस को हमने सिंक्रोनाइज करना है तो मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं उनके अंदर सेम शेयर्ड सेमाफोर इस्तेमाल होगा। और प्रोसेसेस बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, 200, 500, 1000 लाइन का अगर आपका कोड है तो उसमें आपके वेट और सिग्नल और जो फंक्शंस हैं जो आपने कॉल किए होंगे वो बड़े स्कैटर्ड होंगे। कोई पहली लाइन में है, पहली लाइन में तो नहीं हो सकता, कोई 10वीं लाइन में है, कोई 50वीं लाइन में है, कोई 100वीं लाइन में जाके कोई वेट है जिसका सिग्नल की कहीं 200 लाइन के बाद लिखा हुआ है जाके, या 20 लाइन के बाद लिखा हुआ है। इसी तरह से यही सेमाफोर के ऊपर वेट और सिग्नल दूसरे प्रोसेस के कोड में भी है, तीसरे प्रोसेस के कोड में भी है। तो उनको चूंकि हम सेम टाइम पे विजुलाइज नहीं कर सकते, यहाँ पे चूंकि छोटा छोटा कोड है, एक ही स्क्रीन के ऊपर हमें नजर आ रहा है कि अच्छा यहाँ पे वेट हो रहा है, यहाँ सिग्नल हो रहा है, यहाँ वेट हो रहा है, यहाँ सिग्नल हो रहा है। जो बहुत बड़े बड़े कोड होते हैं तो वहां पे हमें उनको विजुलाइज सेम टाइम पे नहीं कर सकते, तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है उनको मेंटेन करना कि कहाँ सिग्नल लगा हुआ है, कहाँ उसका कोरस्पॉन्डिंग वेट लगा हुआ है, वेट और सिग्नल्स का काउंट ठीक है, पूरा है। तो वो इन्फोर्स करना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज कोई इसमें मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम कोई नहीं है, इसमें कोई ड्रॉबैक वैसा नहीं है, लेकिन ये है जरूर कि थोड़ा सा प्रोग्रामर के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा हेक्टिक जरूर है, क्योंकि एक भी वेट या सिग्नल कहीं उल्टा सीधा लग गया तो आपका पूरा का पूरा लॉजिकल एरर तो कोई सिंटैक्स एरर तो कोई आएगा नहीं, और ये बड़ा भयंकर किस्म का लॉजिकल एरर होगा जिसको ढूंढना बहुत अजाब हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोग्राम क्रैश हो सकता है, डेडलॉक अकर हो सकता है, आपका प्रोग्राम के अंदर स्टार्वेशन अकर हो सकती है किसी भी एक वेट या सिग्नल के गलत लग जाने की वजह से। तो बस ये एक इसका इशू है, बाकी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एहतियात से इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पे वेट और सिग्नल, यहाँ पे एस के ऊपर वेट लग गया, यहाँ क्यू के ऊपर वेट लग गया, तो अगर दोनों जीरो हैं तो ये हमेशा हमेशा के लिए जीरो रहेंगे, और मतलब दोनों एक दूसरे का वेट करते रहेंगे, डेडलॉक अकर हो गया। अगर दोनों वन भी हैं तो इसने एस के बाद क्यू के ऊपर वेट कर लिया, इसने क्यू के बाद एस को वेट के ऊपर वेट कॉल कर लिया, तो दोनों वन है तो इस लाइन में दोनों जीरो हो गए, फिर भी यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे का वेट करने लग गए।
तो ये ऐसी सिचुएशन है जो पक्की डेडलॉक है, दोनों सेमाफोर्स की वैल्यू कुछ भी हो, 1 हो 0 हो, दोनों की 1 हो, ये पक्का ठक्का डेडलॉक है। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये वेट और सिग्नल, यहाँ सिग्नल आना था, यहाँ पे उसने वेट की जगह फिर वेट ही लगा दिया। अब यहाँ पे ये तो इसको सिग्नल कर रहा है लेकिन ये वापस इसको सिग्नल नहीं कर रहा, तो यहाँ पे भी स्टार्वेशन की सिचुएशन जो है वो अक्कर हो सकती है। तो इस तरह से यहाँ पे अगर वेट की जगह सिग्नल लगा दिया, जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमने करने की कोशिश कर रहे थे वो म्यूचुअल एक्सक्लूजन ही जो है वो वायलेट हो गई हमारी। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं वो हो सकते हैं, तो इनको थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज टेक्निकली इटसेल्फ इसके अंदर कोई खास प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। तो ये थे जी हमारे पास सेमाफोर्स। तो बाइनरी सेमाफोर्स मतलब नाम तो हमने उनका यूज नहीं किया, लेकिन जो हमने इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखी है और काम देखे हैं, तो ये बाइनरी सेमाफोर्स हैं। अगली क्लास में हम इनके जो दूसरा वर्जन है काउंटिंग सेमाफोर्स वो देखेंगे और कुछ क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़ सर।